इसके पहले भी मैं कोलायत आ चुका हूं और आज भी मैं कोलायत यहां मौजूद हूं। लेकिन मंच के नीचे ही जब मैं था तभी मैंने एक झलक पाई और इस मंच के आने पर मैंने यह प्रत्यक्ष आदरणीय देवी सिंह जी भाटी को देखा तो मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई, मुझे आत्मिक संतोष हुआ। शायद दोनों भाई ठीक है, शायद इन्हें एहसास न हो, इनके साथ मेरा बहुत ही आत्मिक रिश्ता प्रारंभ से ही रहा है। और जब ये हमसे दूर गए थे तो उस समय मुझे बेहद पीड़ा हुई थी, मैं कह नहीं पाया। लेकिन आज वो हमारे बीच में यहां मौजूद है। ऐसे क्योंकि मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं मैं देख रहा हूं कि आयु की दृष्टि से भी, राजनीतिक आयु की दृष्टि से भी आदरणीय देवी सिंह जी भाटी सबसे बड़े हैं, इसलिए सबसे पहले मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं। हमारे विधायक लूर्ड करण सर, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, हमारे सुमित गोदारा जी, सीआर चौधरी जी, बीकानेर भाजपा संभाग प्रभारी व अध्यक्ष किसान आयोग राजस्थान सरकार, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हो गया आदरणीय देवी सिंह जी भाटी का नाम लिखा है, विश्वनाथ जी मेघवाल विधायक, श्री ताराचंद जी सारस्वत विधायक, श्री अंशुमान सिंह भाटी। अंशुमान सिंह पहली बार आपको बोलते हुए मैंने सुना है, अच्छा बोलते हो। व्यास विधायक, सुश्री सिद्धि कुमारी विधायक बीकानेर, श्रीमती सुशीला राजपुरोहित महापौर, सुशीला जी संचालन कर रही हैं, सत्यप्रकाश जी आचार्य संयोजक लोकसभा बीकानेर, जालम सिंह जी भाटी जिलाध्यक्ष, रामगोपाल सुथार अध्यक्ष विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड, श्री राजेंद्र नायक, शंपालाल गेरर और श्रीमती संतोष बावरी, जुगल किशोर लाल और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद आप सबके बीच मैं आया हूं। आप लोगों ने तालियां बजाकर, फूलों की हार पहनाकर और शब्दों के माध्यम से मेरा स्वागत किया है। आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यह कोलायत की धरती है, इसके इतिहास से मैं अच्छी तरह परिचित हूं और मैं कह सकता हूं यह मां करणी की भी यह पावन धरती है। श्री कोलायत सांख्य दर्शन की प्रेरणा की यह तपोभूमि है। मैं ऐसी पावन भूमि को पुनः शीश झुकाकर हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। आज यदि आपके बीच में आया हूं तो अर्जुन राम जी मेघवाल के लिए आया हूं। अर्जुन राम जी मेघवाल लगातार 15 वर्षों से आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संसद में वह किस प्रकार की अपनी भूमिका निभाते हैं यह भी मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सोच समझकर ही हमारे प्रधानमंत्री ने इन्हें संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी भी इन्हें सौंपी गई है। अन्य जिम्मेदारियां भी हैं, हमारे देश के लॉ मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री भी हैं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? संसदीय कार्य मंत्री ऐसा होना चाहिए, यदि कोई विपक्ष का यदि नाराज भी हो गया और संसदीय कार्य मंत्री एक बार उसके सामने खड़ा हो जाए, एक बार नाराज विपक्ष की भी पलक नीचे झुक जाए, ऐसा ही संसदीय कार्य मंत्री होना चाहिए। और यह कला मैंने देखा है कि हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल के अंदर है। संसद में भी
इन्हें सांसद रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ। आप सब सौभाग्यशाली हैं। इन्हें सांसद महारत्न अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। और संसद में साइकिल से जाने वाले सांसद यदि कोई है तो आपके सांसद अर्जुन मेघवाल जी। और प्राय हर चुनाव में आता हूं, लेकिन पहले जब मैं आया था, आज जब मैं आया हूं, जमीन आसमान का मुझे अंतर दिखाई दे रहा है। मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। और यह माहौल देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। मैं इनसे जानकारी हासिल कर रहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम बताया। लेकिन किसी ने मुझे कहा कि कुछ हमारी आस्था श्रद्धा की केंद्र के बारे में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जो नहीं किया जाना चाहिए। मैं जानता नहीं, लेकिन लोगों ने कहा। बहनों भाइयों, हमारी आस्था श्रद्धा ये अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी भी की आस्था और श्रद्धा के जो केंद्र बिंदु है उस पर कभी चोट नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो मैं समझता हूं कि जितने भी निंदा की जाए वह कम है। राजस्थान की धरती जो शौर्य और पराक्रम की धरती है, आज से नहीं, हजारों साल का इतिहास है इस राजस्थान। सारे महापुरुषों का नाम नहीं लेना चाहता। मैं तो बराबर इसके पहले भी राजस्थान आता था तो मैं यही कहता था, राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्नाधाय की युक्ति और भामाशाह की संपत्ति, यही जो है राजस्थान की पहचान है। यही राजस्थान की पहचान। पिछले कुछ वर्षों से लगातार 5 वर्षों तक यहां पर कांग्रेस की सरकार रही है। कैसी सरकार रही है उस संबंध में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। कानून और व्यवस्था नाम की तो कोई चीज रही नहीं। घर में घुसकर गला काट लेते थे, लोग मार दिए जाते थे, यह हालात थे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कानून और व्यवस्था को जिस तरीके से चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, इसके लिए मैं भजन लाल जी शर्मा को भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। मुझे जानकारी दी गई कि 9,371 आदतन जो अपराधी थे उनको उठाकर जेल में भेज दिया और 646 जो इनामी टॉप 10 श्रेणी के जो अपराधी थे, ऐसे सारे बदमाशों की भी गिरफ्तारी की गई। मैंने कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वह भजन लाल जी शर्मा ने उठाए। और बहनों भाइयों, मेरी इस बात से आप सहमत होंगे, किसी भी क्षेत्र के विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। यदि चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था नहीं रही तो मैं मानता हूं कि क्षेत्र का किसी भी सूरत में विकास नहीं हो पाए। अब ये भी कुछ ही समय पहले 3-4 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ है राजस्थान का। उसमें भी कई सार्वजनिक सभाओं को इस राजस्थान में मैंने संबोधित किया था। अब 4 महीने के बाद फिर लोकसभा चुनाव आ। बहन भाइयों, हमारा तो यह मानना है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की है, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। बार बार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगर पालिका चुनाव, नगर पंचायत चुनाव, गांव पंचायत चुनाव, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ जी कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सौंप दी। और मैं समझता हूं कि देश की जनता का इस संबंध में समर्थन प्राप्त होगा। वैसे कांग्रेस आदतन विरोध कर रही है, स्वभाव है उनका हर चीज का विरोध करना। मैं समझता हूं आपके समय की भी बचत होगी तथा संसाधनों की भी बचत होगी, धन दौलत की भी बचत होगी। एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करा दिए जाए और जितनी स्वायत्त शासित संस्था हैं, मैंने ग्राम सभा से लेकर ऊपर तक जिला पंचायत तक, यह सब सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाएं। बस 2 बार चुनाव 5 वर्ष में हो, उसके अलावा चुनाव किसी भी सूरत में न हो। यदि आप सब मेरी सहमत हैं तो मैं चाहूंगा कि आप सब
तालियां बजाकर बताइए सहमत हैं? यहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बहनों भाइयों, पहले भी मैं विदेशों में जाता था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हम कुछ बात बोलते थे, हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत का कद इतना बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी भी फोरम पर भारत यदि बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनाई है। और इतना ही नहीं, भारत को बड़ी आशा और विश्वास के नजरिए से सारी दुनिया देख रही है। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं कि पूरे विश्व में 21वीं सदी यदि किसी की होने वाली है तो भारत की होने वाली है। बहनों भाइयों, इससे बड़े गौरव का विषय हम सबके लिए क्या हो सकता है। और इसका श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया है, क्या हमारे लिए कम फक्र की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री यदि दुनिया के दूसरे देशों में जाता है तो यहां पर हमको हिंदू मुस्लिम के आधार पर मुसलमान विरोधी हैं, ये हैं, वह हैं कहकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अरब के 5 देशों ने जो उनका सर्वोच्च सम्मान होता है वह पहली बार यदि किसी को दिया है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। एक छोटी सी घटना मैं बतलाऊं, यहां सेना के लोग भी बैठे होंगे, पूर्व सैनिक बहुत सारे लोग होंगे। हमारे नौसेना के, नेवी के कुछ ऐसे जवान जो कि कतर में काम कर रहे थे और उनको किन्हीं मामलों में वहां की अदालत ने फांसी की सजा दी। गंभीर संकट हम लोगों के सामने पैदा हो गया, मैं भी बेचैन हो उठा। हर के बावजूद हमारे पूर्व सैनिक, हम वर्तमान सेवा में तैनात सैनिकों की जितनी इज्जत करते हैं उतना ही हम अपने पूर्व सैनिकों की भी इज्जत करते हैं। बहुत असमंजस की स्थिति थी। हमारे प्रधानमंत्री ने कतर के राष्ट्राध्यक्ष को टेलीफोन मिलाया, आपको जानकर खुशी होगी, और कतर के राष्ट्राध्यक्ष, वहां के राष्ट्रपति ने हमारे 8 के 8 नौ सैनिकों को माफ कर दिया, वह सकुशल भारत चले आए। अभी कुछ दिनों पहले विशाखापट्टनम में वहां के इंटेलेक्चुअल्स, वहां के बहुत बुद्धिजीवी समाज के लोग थे, उनको मैं संबोधित कर रहा था तो 2-3 लोग जो कतर से छूट कर आए थे, जिन्हें फांसी की सजा हो गई थी, वो लोग भी मुझे मिले। यह है भारत की हैसियत। आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई इस समय चल रही है। धड़ाधड़ रूस की तरफ से भी मिसाइल चल रहे हैं, गोले चलाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ यूक्रेन की तरफ से भी मिसाइल, बम, गोले, तोप, जो कुछ भी हो सकती है सब चलाए जा रहे हैं। जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो यहां पर हमारे यहां भारत के रहने वाले बहुत सारे बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ते थे, उनके माता पिता ने कहना यह प्रारंभ किया कि मोदी जी, चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालकर आप भारत ले आइए। संकट की स्थिति थी, चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को टेलीफोन मिलाया, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की को टेलीफोन मिलाया, और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन को टेलीफोन मिलाया। और आपको जानकर खुशी होगी, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,500 हमारे जवान भारत आ गए। यह है भारत की हैसियत। हमारे सेना के जवान भी अपनी शहादत देते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, इसीलिए न कि भारत माता का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा। और किस लिए करते हैं? भारत माता की आन बान शान पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए, यही हसरत होती है, इसीलिए सब कुछ करते हैं। और इन लोगों की अजीबोगरीब हालत हो गई है। भाजपा को हटाओ, चाहे जो कुछ भी हो, भाजपा नहीं रहनी चाहिए, यह इन लोगों का कहना है।
मैं रक्षा मंत्री हूं, रक्षा के मामले में मैं जानता हूं, राजस्थान के लोग बहुत जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। यहां जो तोप, गोले, बारूद, मिसाइल पहले हम दुनिया के दूसरे देशों से खरीद कर लाते थे, माने आयात होता था, इंपोर्ट होता था। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि नहीं, भारत इन मामलों में भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बहनों भाइयों, 2014 में जब हम लोगों की बनी थी, उस समय केवल 600 करोड़ रुपए का सामान हम दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर पाते थे। अब 600 करोड़ कुछ नहीं होता। आपको जानकर यह खुशी होगी कि 10 वर्षों के अंदर ही वह करिश्मा हो गया है। 21,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने एक्सपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों को किया है और दुनिया की टॉप 25 एक्सपोर्टर कंट्रीज में आकर हमारा ये भारत खड़ा हो गया। और मैं यह भी जानकारी आपको देना चाहता हूं, इंजन भारत में नहीं बनता था। बहनों भाइयों, 1 साल के अंदर देख लेना, भारत की धरती पर इंजन बनेगा, भारतवासियों के हाथों से इंजन बनेगा। लेकिन मुझे तकलीफ होती है कभी कभी, और मैं सच बताऊं, मुझे हार्दिक पीड़ा होती है कभी कभी। जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक होती है, मैं उसमें गृह मंत्री था इस देश का। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, हम घुसकर मारते हैं। ये कांग्रेस के लोग उस पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। हमारे सेना के जवानों की शौर्य और पराक्रम पर यह प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, कोई भी देशभक्त हो, उस समय हमारे सेना के जवानों ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया था, उसकी सराहना करनी चाहिए थी, संदेह व्यक्त नहीं करना चाहिए। वो प्रमाण मांग रहे हैं, प्रमाण दीजिए कि आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। अरे सारी दुनिया को प्रमाण मिल गया, आप ही को प्रमाण नहीं मिला। केवल देश की जनता को गुमराह करने के लिए, इसके पीछे यथार्थ कुछ नहीं है, सच्चाई कुछ नहीं है मेरे बहनों भाई। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, फैसला आप सबके हाथों में। आप ये कल्पना करिए, भारत को लोग दुनिया में कहते हैं भारत ये गरीबों का देश है, बेरोजगारों का देश है। सुनेंगे 2014 में जब हम लोगों की सरकार बनी थी, धन दौलत, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यह भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। आपको जानकर खुशी होगी, आज हमारा भारत 2 साल पहले ही अर्थव्यवस्था के आकार यानी इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। दुनिया के 5 देशों की कतार में आकर खड़ा। और आज मैं कहकर जा रहा हूं, अब मैं ही नहीं कह रहा हूं, दुनिया की फाइनेंशियल फर्म जो कि आर्थिक मामलों की समय समय पर समीक्षा करती रहती हैं, रिपोर्ट देती रहती हैं, उन फाइनेंशियल फर्म ने कहा है अब वह दिन दूर नहीं है कि 2027 प्रारंभ होते होते ही भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा मेरे बहनों। अमेरिका होगा, चाइना होगा, उसके बाद दुनिया में कोई देश होगा तो उस देश का नाम होगा भारत। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। बराबर पहले घोटाले पर घोटाले। और ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर इन्होंने रोक नहीं लगाई। बहनों भाइयों, अपने कलेजे पर हाथ रखकर खुद से यह सवाल पूछिएगा, जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, कभी जीप घोटाला, कभी चीनी घोटाला, कभी कुछ घोटाला, कभी 2G घोटाला, कोई न कोई घोटाला बराबर हुआ। यहां तक कि कांग्रेस के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी। क्या कोई मां का लाल यह कह सकता है कि 10 वर्ष हो गए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलते हुए, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर हमारी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया है मेरे बहनों भाई। और कांग्रेस के मंत्रियों को, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मंत्रियों को 2G घोटाले में जेल की हवा खानी पड़ी। आप कल्पना करिए,
और ये हमको भ्रष्टाचार की पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, मैं उनकी नीयत पर संदेह नहीं करना चाहता। मैं किसी भी प्रधानमंत्री की, चाहे दूसरे पार्टी का प्रधानमंत्री क्यों न हो, मैं कभी आलोचना नहीं करता, क्योंकि मैं यह मानता हूं प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री संस्था होता है। प्रधानमंत्री इंडिविजुअल नहीं है, इंस्टीट्यूशन होता है। इसलिए मैं राजीव गांधी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मजबूरी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते मुश्किल 14 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है। ये राजीव गांधी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा। असहाय थे, प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन उस चुनौती को पहली बार जी किसी ने स्वीकार किया था, हमारे प्रधानमंत्री ने। और सरकार बनने के साथ ही मुझे याद है, जब पहली मीटिंग थी 2014 में, सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री जी थे और मैं था, 2 लोग केवल इस बैठक में मौजूद थे और सारे अधिकारी बैठे थे। मैंने स्वयं पूछा, मोदी जी ये बताइए कि ये खाता सबका खुलवा रहे हैं, क्या होगा? कह राजनाथ जी बाद में बतलाएंगे, इस बैठक के बाद करिश्माई काम होगा। मुझे कल्पना नहीं थी, सबके खाते खुल गए। अब दिल्ली की बैंकों से 100 पैसा यदि निकलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेबों में पहुंचता है। बहनों भाइयों, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। भ्रष्टाचार केवल भाषण देकर नहीं समाप्त किया जा सकता। भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लानी पड़ेगी, तब जाकर भ्रष्टाचार समाप्त होगा। कई ऐसे कदम, अब कोरोना के दौरान जो स्थिति पैदा हुई थी, दुनिया के हर देश, आप ये कल्पना करिए, दुनिया का अकेला देश भारत है जहां पर कि नागरिकों को 3-3 कोरोना की डोज लग गई। वैक्सीन की, कोरोना वैक्सीन की डोज 3-3 लग गई। अमेरिका जैसे देशों में भी बहनों भाइयों हर नागरिक को 3 डोज कोरोना की नहीं लग पाई है, वैक्सीन की। हम भारत को उन्नत शिखर पर ले जाना चाहते हैं, ये हमारे दिल की एक तड़प है, और जो कहेंगे वह करेंगे। हमारे घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए, जो हम लोगों ने कहा वो हम लोगों ने किया। धारा 370 समाप्त करने की बात हम लोगों ने कही थी, संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिला, चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 को समाप्त किया। हमने कहा था 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे, बहुमत मिला, चुटकी बजाकर 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर। बहनों भाइयों, चाहे हिंदू की, मुसलमान की, ईसाई की, पारसी की, यहूदी की, या दुनिया में कोई भी मां बहन क्यों न हो, किसी जाति और किसी धर्म की क्यों न हो, हम उसको मां बहन ही मानते हैं। यह हमारी सोच है। हमने यह नहीं देखा कि हम किस धर्म के लोगों के लिए कर रहे हैं। हमको लगा ये जुल्म हो रहा है हमारी उन बहनों के साथ जो केवल शादी हो जाने के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर छुट्टी करती है। 3 तलाक के कानून को समाप्त कर दिया। जो हम कहेंगे वह करेंगे, और आज कहकर जा रहा हूं, भारत को हम बुलंदियों तक ले जाएंगे। बहनों भाइयों, भारत जाकर रहेगा। मोदी जी का हौसला देखिए। कभी कभी मैं बैठता हूं तो मैं कहता हूं, कहां से आपको इतनी ऊर्जा आती है? सारा 24 घंटे देश कैसे आगे बढ़ेगा, हम रहें न रहें, यह देश रहना चाहिए। यह हसरत यदि किसी के अंदर है तो हमारे प्रधानमंत्री के अंदर। अब बैंकों की दृष्टि से जो काम किया है मैं चर्चा करूंगा, बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। क्या हुआ है, बैंकों की भी हालत बहुत खराब थी, बहुत खराब थी पहले, लेकिन उसमें भी काफी हद तक अब सुधार हुआ है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो लगभग 11% से अधिक हुआ करता था, वो घटकर 3% पे आ गया है। सभी जगह आपको यह सुधार देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं आप सबसे क्या क्या हुआ है, गैस चूल्हा मिला है, शौचालय हुआ बना है, लोगों के लिए आवास मिला है। और मैं यह कहकर जा रहा हूं, जिन लोगों को ये आवास नहीं मिला है, जिनके पास कच्चे मकान है, उनको पक्की छत मिलकर रहेगी। मेरे बहने भाइयों, पक्की छत मिलकर रहेगी। एक घर भी हम शेष नहीं बचने देंगे।
राजस्थान की अपनी माताओं बहनों को भी घड़े पर घड़ा पानी से भरकर घर ले जाने की जहमत उठानी पड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको नहीं होने देगी। मैं अपनी राजस्थान की माताओं और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं। काम हुआ है राजस्थान में भी, नलों से घरों में पानी पहुंचा है। जो शेष बचे होंगे वहां पर भी यह काम निश्चित रूप से होगा। सब तो सब दिल की बीमारी हो जाती थी, स्टंट जो पहले लगभग 1 लाख रुपए से अधिक में मिलता था, आप जानते हैं अब स्टंट 7,500 में आ रहा है। बहनों भाई, यदि दिल कभी ज्यादा धड़कने लगे तो चिंता मत करना, लाख रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, 7,500 में काम हो जाएगा। यह है भारत। तो भारत आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से उनको बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। यही कहना चाहता हूं, मोदी की राजनीति का ट्रैक रिकॉर्ड बहनों भाइयों शानदार है। और इसलिए शानदार है, हम जनता को जनार्दन मानते हैं और कांग्रेस लोग अपने परिवार को जनार्दन मानते हैं। सोच का अंतर है, इस कारण हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, बहनों भाइयों, हमारे मेघवाल जी परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब अच्छी तरह उनसे परिचित हैं। एक बार तोड़ दीजिए, देश का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, अपील करना चाहता हूं, क्योंकि अब आ गए हैं देवी सिंह जी भाटी। हमको बहुत कभी खलती थी, मैं तो केंद्र में भी बातचीत होती थी तब भी लोगों से मैं कहता था, और मैं आश्वस्त हूं, आश्वस्त होकर जाऊं पक्का। मेघवाल जी तालियां बजा रहे हैं। बहनों भाइयों, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लंबे समय के बाद आया हूं, लेकिन पूरी तरह से दुरुस्त आप लोगों के बीच आया हूं। और जैसा मैंने कहा कि मंच पर आदरणीय देवी सिंह जी भाटी को देखकर मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई। और अंशुमान को मैंने देखा, जितने लोग खड़े थे सबसे लंबा कोई था तो अंशुमान भाटी। आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेघवाल जी को रिकॉर्ड मतों से विजय दिलाकर आप भारत की संसद में भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद।